नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 421 देखेंगे। वो कह रहा है कि भारत के पहले ट्राइबल लोकसभा जो कि जनजाति कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कौन बने हैं? वो है P.A. संगमा। जीवी मावलंकर तो वैसे फर्स्ट थे ना, लेकिन अगर पूछना है कि जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष तो वो P.A. संगमा। सबसे लंबे समय के लिए पूछेगा तो बलराम जाखड़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। हमारे जो लोकसभा का पूरा सचिवालय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए भाई, जो लोकसभा का हेड होगा उसी के अंदर आएगा ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पूरा उसको देखा जाता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लोकसभा में किसी भी विधेयक पर अगर आम बहस करनी है तो वो किस स्तर पे की जाती है? कब हम इसको बहस का कार्यक्रम जो है वो शुरू करते हैं? वो दूसरे वाचन में सेकंड रीडिंग जब होती है, जब बिल आया तब तो करेंगे नहीं। ठीक है, बिल आया, पहली रीडिंग हो गई, पहली रीडिंग के बाद जब अगली रीडिंग होती है तब द्वितीय वाचन में इसको जो है लोकसभा में ये काम किया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोकसभा जो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आप शक्तियों में तुलना कीजिए और ये बताइए कि यहाँ पर किसके पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहे लोकसभा के पास कौन सी चीज की ज्यादा पावर। तो देखो भाई, बिल्कुल धन और वित्त विधेयक जो होता है वो कहाँ पे लाया जाता है? लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं जाएगा प्रस्तुत। लोकसभा अगर उसको सामान्य बहुमत से पास कर देती है, सिंपल मेजोरिटी से, तब जाकर के वो दूसरे राज्यसभा के हाउस में जाएगा और राज्यसभा केवल उसको अपने पास 2 हफ्तों के लिए, 14 डेज के लिए रख सकती है, वरना नहीं रख सकती। ठीक है भाई, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो यहाँ से। अगला बचा है यहाँ पर, अगर कभी मनी बिल को धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में अगर मैं बात करूं तो उस संबंध में भी ठीक बात है भाई, मनी बिल में कुछ भी अगर चेंजेस लाने हैं तो यहाँ पर लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। वित्त विधेयक आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। अगला तीसरा देखेंगे यहाँ पर सभी लोग, अगर मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व की बात करें, इससे जुड़े हुए हमने बहुत सारे पहले क्वेश्चन करे हैं। मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व में यहाँ पर कौन सहायक होता है? मंत्री परिषद जो है ना किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को। यहाँ पर लोकसभा की ज्यादा पावर होती है। और फोर्थ बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए आर्टिकल 312 में ये राज्यसभा की बड़ी पावर है। अगर क्वेश्चन आपसे राज्यसभा के बारे में पूछेगा तब आप आंसर क्या लगाएंगे? ये अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर। समझ रहे सब लोग मेरी बात को? आंसर हो जाएगा इसका बी 1 2 3, क्योंकि बाकी 3 तो ठीक लिखे हैं, चौथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास पावर होती है, ये राज्यसभा की सुप्रीम पावर में काउंट किया जाता है। समझ रहे सभी लोग इस चीज को? अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भाई, आगे अगला प्रश्न आपका राज्यसभा के ऊपर, जो मैं आपको समझा रही थी सेम उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया। नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास स्पेशल आता है, तो वो वाला कौन सा हो गया आपको पता चल गया, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगला, राज्यसभा के मेंबर आते कहां से है भाई? राज्यसभा के मेंबर कौन चुन के भेजता है? स्टेट की विधानसभाएं जो होती हैं अपने अपने राज्य की विधानसभाएं भेजती हैं, तभी राज्यसभा जो है, अब जहां पे विधानसभा नहीं होगी वहां तो ये काम हो ही नहीं सकता ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में होता है, बाकी जगह पर ये काम नहीं होता है, क्योंकि बाकी जगह पर विधानसभा है ही नहीं। दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन पांचों में है ही नहीं, तो वहां पर राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन भी जीरो हो जाएगी। समझते हैं ना सब लोग इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 426 के बाद अगले प्रश्न पे आते हैं सभी लोग। राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितने सालों का होता है? ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है, तो वो है 6 सालों का। 6 ईयर्स का टेन्योर होता है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर आपसे राज्यसभा के बारे में पूछा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो ये वाली स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा एक तरीके से परमानेंट हाउस होती है। ठीक है भाई, सेकंड गलत है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होते, वो तो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, बाकी सी और डी भी गलत लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, आप सभी लोग बहुत समझदार है, सबको इसका आंसर आता ही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, राज्यसभा कौन डिसॉल्व कर सकता है? देखो पहली बात तो होती नहीं है, पर अगर डिसॉल्व करनी हो तो वो कौन कर सकता है?
नन ऑफ द अबव, क्योंकि होती नहीं है राज्यसभा डिसॉल्व। ठीक है भाई, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। समझ रहे हैं सब लोग इस प्रश्न को? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है यहाँ पर राज्यसभा का, यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टेट लिस्ट के कार्यक्रम में जो राज्यसभा बनी हुई है उसकी कुछ पावर्स और कौन कौन लॉ बना सकता है, कैसे है, कुछ इस प्रकार का सवाल है। तो देखो भाई, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा राष्ट्र के हित में है। अगर राज्यसभा यहाँ पर कोई कानून बनाना चाहती है तो उसको ये बताना पड़ेगा। दूसरा, राज्यसभा को अगर कभी भी इस तरीके से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा, बिल्कुल विशेष बहुमत प्राप्त करनी पड़ेगी, सही लिखा हुआ है। और ये कुछ भी ऐसा उन्होंने मान लीजिए राज्य सूची में कुछ भी बनाना है तो वो पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही है। लेकिन राज्य सूची में अगर कोई भी सम्मिलित विषय है तो वो सिर्फ राज्यसभा बना सकती है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, वो तो लोकसभा भी बना सकती है। समझ रहे भाई? तो ए बी और सी तो तीनों सही लिखे हैं, डी इसमें गलत लिखा। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है, आपसे राज्य सूची के बारे में पूछ रहा है, राज्य सूची के हिसाब से कौन सा कथन इसमें गलत है, तो बिल्कुल डी वाला गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है भाई, अगले में बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट राज्य सूची में कब हस्तक्षेप कर सकती है, कौन से में कानून को बना सकती है, तो वो है आर्टिकल 249, 249 आर्टिकल में संसद जो है हमारी वो राज्य सूची में हस्तक्षेप करके उनको मजबूर कर सकते हैं कि भाई आपसे इनसे जुड़ा हुआ आपने अपने स्टेट में कानून बनाइए। ठीक है ना? मान लीजिए स्टेट में कुछ भी लिखा हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर है, खेती के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, तो संसद को यहाँ पर पास कर सकती है, संसद यहाँ पर कह सकती है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कथन लिखा हुआ है कि कोई भी धन विधेयक है उसको लोकसभा ने अगर पारित करना है और राज्यसभा की सिफारिशें जो है वो ही है, वो 14 दिन के अंतर्गत यहाँ पर स्वीकार की जानी चाहिए। तो देखिए भाई, गलत लिखा हुआ है, 14 दिन का तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि लोकसभा उसको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मनी बिल में जो भी चीजें हैं लोकसभा के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लोकसभा को माननी ही पड़ेगी। अगर राज्यसभा ने बोला है तो मर्जी है लोकसभा की, माने ना माने मर्जी चलती है भैया। और इसका कारण क्या है? मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, हाँ ये ठीक लिखा हुआ है। ए तो गलत है ना, बिल्कुल ही ए गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो नहीं सकता, बी क्योंकि ए और आर इसमें करेक्ट बोल रहा है, गलत हो गया, सी हो नहीं सकता, डी इसका आंसर होगा क्योंकि ए गलत लिखा है, आर ठीक लिखा हुआ है कि राज्यसभा को हम राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के पास इनमें से कहा जो है सबसे ज्यादा बड़ा राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट जिसको हम कहते हैं, अनिय अधिकार होता है, वो आपको मैंने अभी बताया था, सी वाला आंसर होगा। नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए उनके पास ये अधिकार होता है। बाकी इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर होती है। इसमें यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा इक्वल पावर है, किसी के पास सुप्रीम पावर नहीं है, दोनों केसेस में पढ़ के देख लो आपको आता होगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला वही प्रश्न है सेम तरीके से, बस थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछ लिया है, बट आई नो आप लोगों को आता है, कर लोगे आप सभी लोग इसको। 249 आर्टिकल में ये चीज लिखी गई। अगला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ मेंबर्स बताने, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कराया था ना, थोड़ा सा इसको आप करिए तो आपका हो जाएगा आंसर। गुजरात में कितने मेंबर्स है भाई? गुजरात में यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएंगे, सॉरी ये 11 है ना, 11 इसमें हो गए। उसके बाद कर्नाटका में कितने हो गए? 12। और केरला के अंदर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 9। और उड़ीसा में कितने हैं? 10। तो इसका आंसर ए का 3 है, और बी का यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, 4 है। ए का यहाँ पर 2 है, सॉरी, हाँ 2 है और ये 3 है, तो 2314 क्या हो जाएगा? 2314 आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से आपके राज्यसभा की सीट पूछ रहा है, लोकसभा की नहीं है, याद करिएगा, राज्यसभा की पूछ रहा है, तो ये लर्न तो करनी पड़ेगी भाई इनको। आगे, सबसे इन चारों में से सबसे कम किसके पास है? तो आंसर है हिमाचल, सबसे कम सीट जो है यहाँ पर वो हिमाचल प्रदेश के पास है इन चारों में से। अगला, इनमें से किस हाउस के जो हेड होते हैं वो खुद उसके मेंबर नहीं? तो देखो भाई, लोकसभा में जो सभापति होता है स्पीकर, उसका मेंबर तो 543 लोगों में से ही चुना जाता है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। सेम असेंबली में चलता है, सेम यहाँ पर विधान परिषद और काउंसिल, यहाँ पर ये काउंसिल होगा, सब में वही चलता है। बस राज्यसभा के जो होते हैं ना वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सबको पता है वाइस प्रेसिडेंट जो कि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं, बट फिर भी वो राज्यसभा के चेयरमैन कहलाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए राज्यसभा। अगले प्रश्न पे आते हैं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, अभी बताया मैंने, उपराष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पर सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर जगदीप धनखड़ है, तो यहाँ पर वो जो श्री जगदीप धनखड़ है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी कहलाए। उनको सैलरी भी वहीं की मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन के नाम पे ही सैलरी मिलती है। अगला वही सेम प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति, मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक मिनट पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई इस प्रकार से भी सवाल आते हैं। पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था, पहली बार कब बनाई गई थी राज्यसभा, वो है 1952 में, और 1954 में इसका नाम जो है राज्यसभा रखा गया। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था। राज्यसभा के बारे में पढ़ो, ये भंग नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही, परमानेंट है, बिल्कुल नहीं भंग की जा सकती। टेन्योर 5 साल, बिल्कुल गलत है, तो लोकसभा का होता है, इसका टेन्योर 6,00,000 होता है, सॉरी सॉरी 6 साल होता है। कई बार फ्लो फ्लो में ना गलती हो जाती है, माफी चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। और सदस्य की उम्र 25 नहीं 30 वर्ष होती है। ठीक है, तो 1 और 3 इसमें हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे गलत है। ये 25 किसकी होती है, लोकसभा की होती है। पंचायत की कितनी होती है, 21 होती है, याद रखना ये सारी चीजें। अगला 368 के अनुसार संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद, हाँ ठीक लिखा हुआ है, बात तो ठीक है। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो भारत की जनता द्वारा निर्वाचित लोग होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना भाई। दोनों बातें आप पढ़ो तो सही लिखी है आपस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों प्रकार से सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी दी गई है। आर्टिकल 368 में कर सकते हैं, पर मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किए बिना हमारी संसद किसी भी हिस्से में छेड़खानी कर सकती है, उसको संशोधन कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। अगले क्वेश्चन पे, साल में कितनी बार पार्लियामेंट को मिलना चाहिए, ये कंपलसरी, कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, पर मिलती 3 बार है। कब कब आप इसको बीएमडब्ल्यू से याद रखेंगे, बजट के सत्र में मिलती है, मॉनसून के सत्र में मिलती है, और विंटर, 3 सत्रों में यहाँ पर मिलती है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, शीत सत्र, 3 में मिलती है। बीएमडब्ल्यू से याद कर लीजिएगा इसको, ट्वाइस, 2 बार यहाँ पे मिलने का प्रावधान है, वैसे 2 बार का पर 3 बार भी मिल सकती है। अगला, भारत में पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, 1, 2 और 3। वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और पता एक बार क्या हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट था एनडीए का, ठीक है, वो यूपीएससी एनडीए की तैयारी कर रहा था, मैंने क्लास में ये कराया था उस बच्चे को, मतलब बच्चों को पूरा कराया था कि ऐसे ऐसे होता है। और मैंने ना अलग से ये भी बताया था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और जो राज्यसभा होती है ना, उसका नाम दूसरा क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल। मैंने इंग्लिश में भी बताया था, हाउस ऑफ पीपल होता है, सॉरी, लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपल होता है, और राज्यसभा का नाम इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। ये मैंने बताया था, पर क्या हुआ, 2-3 स्टूडेंट्स छोड़ के आ गए इतने इजी से क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में यूपीएससी ने क्या कर दिया, यूपीएससी ने काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल लिख दिया, राज्यसभा और लोकसभा की जगह ये शब्द उन्होंने मेंशन कर दिए, तो बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में वो काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ पीपल लिख देता तो बात वही है, राज्यसभा लोकसभा का वो इंग्लिश मीनिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक क्वेश्चन आया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर की जो बुक है वो आप लोगों को पता होगा, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। लेकिन क्या हुआ, यूपीएससी बहुत तेज है, उन्होंने क्या किया, विंग्स ऑफ फायर की जगह लिख दिया अग्नि की उड़ान। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज, यार ये अग्नि की उड़ान कौन सी बुक है, कुछ नहीं है, विंग्स ऑफ फायर का हिंदी मीनिंग है वो, और कुछ भी नहीं है। विंग्स ऑफ फायर का हिंदी मीनिंग लिख दिया उन्होंने, और क्या करा उन्होंने, कुछ भी नहीं चेंज करा। सो इस प्रकार से आपसे अगर मान लीजिए कभी खेला भी जाता है, एग्जामिनर का मूड है भाई वो खेल लिया आपसे इस प्रकार से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, आप भी खेल लो ना, आप भी जाकर के बढ़िया तरीके से खेल लो और बता दो नहीं भाई हमको भी आता है, हम भी बेवकूफ नहीं है भाई, हमको पता है कि आप क्या खेल रहे हैं हमारे साथ। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग, गलती मत करके आइएगा इस तरीके की, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन जो है हमारे भारत की पार्लियामेंट में है, बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, तो डी आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, इसका आंसर डी है। अगला, इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो देखो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तो है, बचे कौन, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो भाग नहीं होंगे, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगर वो कभी भी कोई एक एमपी है जो विदाउट परमिशन आ ही नहीं रहा है बहुत लंबे समय से, वो अपना
आ ही नहीं रहा अटेंड करने के लिए पार्लियामेंट के सेशन को, तो उनको कब जो है अयोग्य साबित कर सकते हैं या उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? 60 दिन में। 60 डेज में उनको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो बिना परमिशन के, बिना किसी वजह के बहुत लंबे समय से जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स है उसको अटेंड नहीं करते। तो क्या आंसर हो जाएगा? 60 डेज। अगला, हाँ जी, सर्वप्रथम एक संसद सांसदीय विधायक है, वो उसको इस आधार पर सदस्य से अयोग्य घोषित किया जाना कि वह संसद की अनुमति के बिना 60 दिन में अनुपस्थित रहा है। ये काम करेगा कब? ठीक है, सबसे पहली बार ये हुआ कहाँ पे था? सबसे पहली बार ये राज्यसभा में किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हुई हैं वो राज्यसभा लोकसभा पहली बार, कई बार हुआ है, और ये सबसे पहली बार राज्यसभा में। अगला, कौन सा सदन के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक विशेषाधिकार नहीं के मामले में कह रहा है तो एक तो देखो, चर्चा और प्रक्रिया करना है, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक विषयों का संचालन करना है, इंटरनल मैटर्स की डिस्कशन करनी है, और सदन से बाहर जितने भी अपरिचित लोगों उनको बाहर रखना है, बिल्कुल। हाँ, साक्षी के रूप में उपस्थित रहना, ऐसी कोई स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं की गई है। सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों अपने आप में ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो सी वाली स्टेटमेंट है उसका सेंस नहीं बनता है। ठीक है, आगे, पार्लियामेंट कभी भी यहाँ पर स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में कानून बना सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बना सकती है। कब बना सकती है? अगर राज्यसभा चाहे। राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से अपनी राष्ट्रीय उसमें राज्यसभा में एक संकल्प को पारित कर देती है तो ये काम किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, आर्टिकल 249 बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मुझे पता आप लोगों की बुद्धि अच्छी है, आप लोग याद कर लोगे इस पूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 451, फेडरल पार्लियामेंट के ऊपर, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है? कभी भी ऐसा कोई हो जाता है जिसमें कानून बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर कब कब हो सकता है? तो देखो भाई, मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो और राष्ट्रपति हैं या और एम्बेसडर है, वो किसी बाहर के देश में जाके कोई कानून को साइन कर करके आया, अग्रीमेंट साइन करके आया, और वो चाहते हैं कि अपने देश में लागू किया जाए, तो उस समय भी जो हमारी पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर करके वो कानून बनवा सकती है। फिर राज्य की सहमति से बना सकती है, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब भी बना सकती है, और कभी भी राष्ट्र के हित में राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तब भी बना सकती है। ऑल फोर करेक्ट है, सभी चारों स्टेटमेंट्स ठीक लिखी। आंसर हो जाएगा टी। आगे, वही सेम क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछ दिया, बस कुछ भी नहीं है, घुमा के पूछ दिया। आर्टिकल 249। ठीक है, हमने एक एक क्वेश्चन को छाटा है, यहाँ पर बहुत मेहनत करी है टीम ने, एक एक क्वेश्चन को छाट करके, ताकि किसी भी लेवल का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। 900 क्वेश्चन है टोटल, 900 क्वेश्चन, समझ रहे हैं? तो आपको सबको यहाँ पर मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो नहीं पता आपको, मेरे साथ उसको नोट कर लो अपने नोट्स में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है, मतलब उसपे जो है वो रूल नहीं बना सकती। कब नहीं बना सकती है? तो उसके लिए भी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, कब कब जो है वो रूल नहीं बना सकती है। तो यहाँ पर कब नहीं बना सकती? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, राष्ट्रपति ने ऐसा करने का निर्देश ना दिया हो, तो एक वो है। उसके बाद राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा राज्य करने के उसमें है। ठीक बात है, जब तक राज्यसभा यहाँ पर नहीं पारित करती तब तक नहीं बना सकते हैं, और जब राष्ट्रपति आपातकालीन लागू हो तब। तो ये इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लेकर भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के संसद के लिए कानून कौन बना सकता है? कब बनाएंगे यहाँ पर आप कानून जो है वो कैसे बना सकते हैं? बिना किसी राज्य की सहमति से भी आप कानूनों को यहाँ पर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर संसद के या फिर राज्यों की सहमति लेनी जरूरी होती है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि जितने भी हमारे विषय दिए गए हैं उन पर कभी अतिरिक्त विषय आ जाता है, कोई भी अलग से विषय, जैसे अभी वायरस निकल के आ गया, इंटरनेट का कुछ हो गया, साइबर सिक्योरिटी का हो गया, तो उस मामले में यहाँ पर रूल जो है वो कौन बना सकता है? हमारी संसद ही बना सकती है। संसद के बाद पूरा पूरा अधिकार है, वो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में, रेसिडोरी लिस्ट, जो बची हुई लिस्ट होती है, सब में, अतिरिक्त विषयों की जो सूची होती है सब में यहाँ पर क्या कर सकती है? कानून को बना सकती है। अगला प्रश्न, वही अब पार्लियामेंट से काफी सारे क्वेश्चन है, तो अगला देखेंगे यहाँ पर। लोकसभा जो है यहाँ पर क्या होगा जब एक बार लोकसभा ने कोई भी मनी बिल है उसको पास कर दिया है, लेकिन राज्यसभा उसको संशोधित कर देती है, तो क्या होगा यहाँ पर? वो प्रेसिडेंट तक जाएगा? नहीं जाएगा। और वो जो है यहाँ पर दोबारा से 2/3 मेजोरिटी, नो, 2/3 से नहीं होता, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से होता है, जिसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, सामान्य बहुमत कहते हैं।
दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बिल्कुल नहीं होता। मनी बिल के केस में तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसको दोबारा संशोधन या स्वीकार करके पास कर दे। हाँ ये ठीक है, लोकसभा इसको अपने हिसाब से संशोधन करके पास करे या उसमें चेंजेस एक्सेप्ट करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा पारित समझ लिया जाएगा। अगला, जीरो आर का सिस्टम कहां से लिया गया? देखो भाई, जीरो आर का सिस्टम हमने कहीं से ले लिया, ये खुद की भारत की खोज है। 1962 में इस सिस्टम को लाया गया था, जीरो आर, जो कि क्वेश्चन आर जो होता है, क्वेश्चन प्रश्न काल के बाद जो अगला काल आता है वो शून्य काल होता है, जो भारत की खुद की खोज है। इंडिया ने खुद ने इसको अपनाया है। अगला, जीरो आर का समय जो मैक्सिमम दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1 घंटा। 1 आवर होता है जो कि 12 बजे ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, 12 से 1 बजे तक। जीरो आवर का टाइमिंग जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या फॉलो करते हैं? अभी बताया मैंने, 12 से 1 बजे का टाइम होता है लोकसभा में। कई बार राज्यसभा में इसको पहले कर देते हैं, तो वैसे तो देखो नॉर्मल टाइम 12 बजे से शुरू होता है, तो 12 बजे याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही है? मनी बिल जो है वो यहाँ पे राज्यसभा में आता है, बिल्कुल गलत लिखा है। धन विधेयक सदन के दोनों सदनों में से किसी भी पुनः स्थापित किया जा सकता है, गलत लिखा हुआ है। मनी बिल को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब धन विधेयक को, तो ये भी गलत है। हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट आप पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस करवाया। अगला है, लोकसभा ने अगर धन विधेयक को पारित कर दिया है और राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि उस पर कितने दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता? 14 दिनों तक। बताया था ना, 2 हफ्ते का समय होता है आर्टिकल 110 के तहत। मनी बिल यहाँ पर वही सेम प्रकार का आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कितने टाइम में पास होगा? यहाँ पर 14 दिन तक रख सकती है राज्यसभा, वरना अपने आप उस बिल को पास मान लिया जाएगा। कभी भी इस तरीके का बिल होता है तो वो अपने आप ही पास कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत लिखा हुआ है। धन विधेयक लोकसभा में आता है, हाँ ये बात तो ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये संसद के किसी भी सदन में जाता है? नहीं, सिर्फ लोकसभा में जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हो रहे ना सबके सही सही आंसर्स, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? धन विधेयक लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, आता है सबको ये आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला, जब कभी भी यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यहाँ पे की जाती है, तो उसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन करता है? जब भी कभी भी ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो यहाँ पर अध्यक्ष की तरह काम करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाएंगे, उपसभापति आ सकते हैं। ज्वाइंट सेशन वही पूछ रहा है, कौन है? अब स्पीकर। ज्वाइंट सेशन को कौन अध्यक्ष करता है? स्पीकर। वही अगला क्वेश्चन फिर वही पूछ लिया गया है, ज्वाइंट सेशन को कौन यहाँ पर अध्यक्ष करता है? वही अगेन स्पीकर करते हैं। बस प्रश्नों का घुमा फिरा के पूछना है, बाकी आंसर वही रहेगा। पढ़ लो अगला भी, सेम वही क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ लोकसभा आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर, ज्वाइंट सेशन जो है वो कौन से केस में हो सकता है? तो देखो भाई, सिर्फ सामान्य विधेयक में हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कभी नहीं हो सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो संविधान संशोधक बिल होता है वो कंपलसरी होता है कि दोनों हाउस से जो विशेष बहुमत है उसके द्वारा पास करवाया जाए, वो जरूरी है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये भी पूछा जा सकता है। और फाइनेंस बिल में भी नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समान बिल के लिए होता है यहाँ पर, इससे भी पूछा जा सकता है। जो हमारी इंडिया की कंसोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि होती है आर्टिकल 266 के तहत, उस पे किसका कंट्रोल होता है? तो इसके ऊपर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसी का भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का होता है। पैसा निकालने के लिए संसद से परमिशन चाहिए होती है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। अगला सवाल, इनमें से क्या जो है संचित निधि से लिया जाने वाला जो है अनिवार्य व्ययी भार नहीं होता है? ठीक है भाई, यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है यहाँ पर। तो देखो भाई,
राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते यहीं से आते हैं, उच्च न्यायालय की पेंशन यहीं से आती है। याद रखना, जो हमारे हाईकोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी भले ही स्टेट देती है, पर पेंशन जो है वो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से आती है। जितने भी लोन है वो भी। अब बाकी जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन होती है वो यहाँ पे भार नहीं होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। ये वही सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, इनमें से क्या जो है संचित निधि के ऊपर भार की तरह काम नहीं करता है। तो इसके अंदर भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सीएफआई में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से सैलरी नहीं ली जाती है, वो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना उनके नाम पे सैलरी होती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, भी बताया था मैंने। अगला भी सेम यहीं पर पूछ रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर की सैलरी जो है वो यहाँ से नहीं होती, सीजीआई की यहीं से आती है, सीएजी की आती है, यूपीएससी की आती है। प्राइम मिनिस्टर की सैलरीज यहाँ पे इसमें से भारित नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर जो आकस्मिकता निधि होता है, कंटिजेंसी फंड जो अकस्मात के समय इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद, संसद की स्वीकृति के बाद ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या राष्ट्रीय संकट के समय किया जाएगा? नहीं। संसद की स्वीकृति के बाद, यहाँ पर संसद की स्वीकृति से पूर्व भी कर सकती है। ठीक है, पहले संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट खुद से कर सकते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के अंदर होता है कंटिजेंसी फंड पूरा, और कभी भी अकस्मात की सिचुएशन आती है तो उस समय ये पूरा एक काम जो है वो किया जा सकता है। ठीक है भाई। अगला, मनी बिल कौन से आर्टिकल में, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मनी बिल का आर्टिकल 110 लिखा हुआ है, वित्त विधेयक का अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल 110 है। अगला, मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है भाई? मनी बिल है या नहीं है वो डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो पूरा इनका जो एक काम होता है, ये कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगला भी सेम प्रश्न है, कौन डिसाइड करता है? लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है मनी बिल के बारे में। कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा भाई? लोकसभा के अंदर। पढ़ लो उसको, क्वेश्चन को भी अगले को। यहाँ पे यही कह रहा है कि कौन डिसाइड करेगा या फिर मनी बिल कहाँ आता है, तो वो लोकसभा में आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, एक बिल जिसमें आर्टिकल 110 के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है क्या यहाँ पर सही लिखा हुआ है या क्या गलत लिखा हुआ है। तो आप देखो, फर्स्ट तो ठीक लिखा हुआ है, सेकंड भी यहाँ पर जो है डज नॉट इंक्लूड, इट कैन नॉट बी, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ो यहाँ पर, कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू ऑफ पार्लियामेंट, गलत है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, गलत है। सिर्फ ए यहाँ पर सही लिखा हुआ है। वैसे देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे गलत लिख रहा है मुझे ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन और आंसर मेल नहीं खा रहे हैं। तो आर्टिकल 110 बस ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट वन ठीक है, बाकी गलत लिखी हुई है, लेकिन इसका आंसर मुझे गलत लग रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर भी गलत है, पर आप समझ गए ना बात को मेरी? ठीक है भाई, इसको याद रखना, क्वेश्चन नंबर 479 में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। अगला, मनी बिल के साथ साथ आपको बताना है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने दिनों तक या कितने टाइम तक वो पड़ा रह सकता है। यहाँ पे स्टेट की बात कर रही है, लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने से ज्यादा तक उसको पड़ा हुआ नहीं रख सकते हैं। सी आंसर हो जाएगा, नॉट मोर देन 3 मंथ्स। अगला, इनमें से कौन सा टैक्स जो होता है व्यक्ति द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? कौन सी है यहाँ पर वो? व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर, ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स को। इकोनॉमिक सर्वे जो है पार्लियामेंट में आता है, बिल्कुल आता है इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में। कब आता है? जब बजट आता है उससे पहले, बजट से एक दिन पहले इसको प्रोड्यूस किया जाता है, 31 जनवरी को, क्योंकि 1 फरवरी को अगले बार बजट का आना होता है, तो 31 जनवरी को ये चीज करी जाती है। ये आंसर हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान संप्रभु सरकार को अनुमति प्रदान किस चीज की करता है? वो देता है यहाँ पर कि भाई आपको निश्चित अवधि के लिए जो भारत की संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे पैसे आप निकाल सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट यहाँ पर इस चीज की परमिशन देता है। अगला, कभी भी कोई सामान्य वित्त कोई भी बजट आता है तो उसको पास करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? इनमें से कौन कौन सा स्टेप होता है, आपको सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड भी प्रस्तुत हो गया तो उस पर चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है?
उसको भेज दिया जाता है पूरी तरीके से, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं उनके पास भेज दिया जाता है। फिर वो वहां से पूरा बनता है और एक विनियोग विधेयक बनता है, फिर उसको वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप वो स्क्रूटिनी होता है, फोर्थ और एक ये फिफ्थ वाला। आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 क्योंकि फोर्थ वाले का मतलब यहाँ पे नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट जो है आपको अभी बताया यहाँ पर, वो कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए होता है, यहाँ पे नहीं होता है इसका इस्तेमाल। अगला, एक नवीन राज्य के गठन के संदेह पर यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से क्या जो है वो यहाँ पर सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए यहीं पर ही। अगला, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे किसके ऊपर बात कर रहा है कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें यहाँ पर वो जो मंत्री परिषद के जो काम होते हैं उस पर नियंत्रण रखती है, किस प्रकार से नियंत्रण रख पाती है। तो भाई नियंत्रण रखने का जो पूरा सिलसिला होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है। पहले तो वो लगा दे स्थगन प्रस्ताव, ठीक बात है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अनुपूरक प्रश्न मतलब कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न भी अलाउड होता है, हाँ बिल्कुल, तीनों ठीक लिखे हुए हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3। अगला, इनमें से कौन सा आपका सही मैच नहीं है तो आपको बताने हैं, पढ़ लीजिए आप इसको। अभी वैसे मैंने बताया आपको, डी इसका आंसर है, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से पैसे निकालने के लिए होता है, बाकी तीनों ठीक लिखे हुए हैं। नीति अनुमोदन, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर जाना। मित व्ययता, दोबारा यहाँ पे मित व्ययता मतलब समझते हैं जबरदस्ती खर्च ज्यादा हो रहा है, वहां पर बजट की मांग को जो है कुछ एक राशि तक घटा दिया जाए, पूरा जीरो मत कर दो, पर उसको कुछ अमाउंट को यहाँ पर घटा दिया जाता है। और सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीन प्रस्ताव आपस में ठीक लिखे हुए हैं। लेखानुदान अभी बताया था, वोट ऑन अकाउंट यहाँ पर सीएफआई से पैसे निकालने के लिए होता है, तो ये आपने आपने गलत लिखा हुआ है। अगला, पार्लियामेंट ने 1989 में यहाँ पर जो है वो एक एक्ट पास किया था, जिसके तहत यहाँ पे क्या बता दिया गया था कि 18 वर्ष की उम्र जो है वो की गई है एडल्ट के लिए, और इसीलिए 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी आयु, किस चीज की, वोटिंग देने की, वोटिंग देने की आयु इतनी कर दी गई थी। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 61st अमेंडमेंट एक्ट। अगला, पढ़ो भाई स्टेटमेंट्स को। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, क्यों, क्योंकि अब जो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। पहले आर्टिकल 19 और 31 में लिखा गया था, इसको हटा करके अब आर्टिकल नंबर 300 के क्लॉज ए में डाल दिया गया। राज्यसभा कैन ब्लॉक का फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा किसी भी वित्त विधेयक को रोक सकती है, तो हाँ कर तो सकती है ब्लॉक, ठीक है भाई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगला यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से सेक्युलर और डेमोक्रेटिक वर्ड आए थे, तो गलत बात है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स ऐड हुए थे, थर्ड गलत है। और कभी भी दो हाउसेस के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो स्पीकर यहाँ पे सॉल्व करेगा, नहीं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन को। तो सेकंड एंड थर्ड तो गलत लिखे हुए हैं बिल्कुल, तो 1 एंड 2 इसमें करेक्ट है, वन ही सिर्फ 1 एंड 2 रहा है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत लिखे हुए हैं, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कॉलिंग अटेंशन नोशन जो आता है यहाँ पर, तो ध्यान आकर्षण करने का जो नोशन होता है उसमें क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव, यहाँ पे किस क्षेत्र को सीमित किया है, स्थगन प्रस्ताव को। इंडिया की जो संसद है उनकी संप्रभुता किससे बाधित है, सॉवरेनिटी किससे बाधित होती है। इंडिया की सॉवरेनिटी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से, क्योंकि देखो जुडिशरी रिव्यू कर रही है, री का मतलब क्या होता है दोबारा, और व्यू का मतलब क्या होता है देखना, दोबारा से हमारी जुडिशरी देख रही है, तो इसीलिए आप संसद की जो पूरी एक होता है ना, संसद को बहुत ज्यादा आजादी है, वो इससे कंट्रोल कर दी गई है। गोल्डन जुबली इंडियन पार्लियामेंट की पहली बार कब सेलिब्रेट की गई थी, तो देखिए भाई गोल्डन जुबली को 13/5/2002 में सेलिब्रेट किया गया था, 50 साल कंप्लीट हो गए थे। अगला, ऐसे कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1925 में जिनको चूज किया गया था, वो थे विट्ठल भाई पटेल,
जो कि पहले स्पीकर, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में चूज किए गए थे। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। वैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में, 1 जनवरी। इसको 100 साल कंप्लीट हो गए। यूपीपीसीएस के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि अब इसको 100 साल कंप्लीट हुए, तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम में काफी अच्छे से बन सकता है। विट्ठल भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, अब इसको आपको मैच करना है कि कब कब क्या यहाँ पर हुआ था। तो देखो भाई, आप लोग मैच करोगे जब इसको, तो इसमें आप बताइए। गलत पूछ रहा है। इंडियन मैरिज एक्ट 1955 में आया। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ठीक है, सती प्रथा के लिए आ गया यहाँ पर। और उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है यहाँ पर स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण शहरी क्षेत्र में, सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं, शहरी क्षेत्र में तो था ही नहीं। 73rd नंबर का जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, और 74th नंबर का शहरी क्षेत्र के लिए था। ठीक है, आए भले ही वो दोनों ही 1992 में थे, पर 73rd वाला ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, जबकि 74th वाला शहरी क्षेत्रों के लिए था। ये डिफरेंस है, इसकी वजह से सी का आंसर हो जाएगा, जो कि गलत मैच किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक सामाजिक अधिनियम के रूप में काउंट नहीं किया जाता है? एंटी डाउरी, बिल्कुल। एंटी डाउरी एक्ट, सिविल प्रोटेक्ट, सिविल राइट सबको बताना, अनैतिकता जो एक होती है उसको बचाना। लेकिन यहाँ पर जो ये मीसा एक्ट है, तो ये मीसा एक्ट जो है यहाँ पर वो नहीं आता। मीसा क्या होता है यहाँ पर? मीसा की फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को यहाँ पर रोकथाम करना, मेंटेन करना। तो ये मीसा एक्ट जो है वो इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। सोशल अधिनियम नहीं है, बाकी सब सोशली। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पहली बार जो है, या फिर आपराधिक जनजाति एक्ट जो है पहली बार कब आया था भारत के अंदर? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जो कि ये कह रहा था कि भाई, एक बोल दिया जाएगा कि भाई कोई कोई ट्राइब है ना, उसको बोल दिया जाएगा कि भाई ये तो हमेशा से मतलब गलत ही है, ये काम ही करते हैं, गलत काम करते हैं। तो उस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता था। 1871 में इसको लाया गया था। ठीक है, अब तो हटा दिया गया, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये ब्रिटिश सरकार लेकर के आई थी कि ये जो एक पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, ये तो गलत ही करती है, ये तो गलत काम ही करते हैं, इनको एक हैबिचुअल क्रिमिनल, वो अपराधी घोषित कर दिया गया। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है वो भारत में कब लागू किया गया? देखो भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट जो है भारत में 15 जून 2005 को लागू किया गया, और उसी के तहत यहाँ पर सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का भी जो है गठन किया गया। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ अगेन हमसे सवाल किया जा रहा है, ये किस तरीके का राइट है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार भी एक विधिक अधिकार है, उसी प्रकार से ये भी हमारा एक विधिक अधिकार के रूप में काउंट किया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास किया? 2005 में। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2005 इसका सही आंसर। अब अगला राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें आएगा। तो ये पहले का प्रश्न है, अभी आप इसका पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, नहीं बिल्कुल है, जम्मू कश्मीर में है, गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है, उसे सूचना मांगे जाने के कारण देने होंगे। ये वाला जो है वो नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ भी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा यहाँ पर कारण बताने होंगे, पर हाँ, आप यहाँ पे जरूर बताइए कि आप ये इस चीज की इंफॉर्मेशन क्यों चाहते हैं। इनमें से कौन सा केस जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से जुड़ा हुआ केस है? वो है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नमित शर्मा केस लिख लीजिए। ये केस किससे जुड़ा हुआ है? बन सकता है इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ सकता है इस पे। अगला जो आपका लिली थॉमस केस है, वो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे केस था, और 2013 में ये एक केस जो है लिली थॉमस का भी आया था। उसके अलावा जो यहाँ पर नंदनी जो सुंदर केस है यहाँ पर, नंदनी सुंदर केस, ये भी काफी फेमस केस बना था। नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की जो स्टेट है, 2011 में यहाँ पर आया था। ह्यूमन राइट्स के ऊपर था, वो मानव अधिकारों के ऊपर एक राइट था। बाकी इसका आंसर हो जाएगा नमित शर्मा। अगला प्रश्न है, कौन से हाई कोर्ट के डिसीजन में ये बोला गया था कि आरटीआई जो है हमारा वो एक अधिकार होना चाहिए? राइट टू इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर रीजन बताने चाहिए कि भाई रीजन भी होना चाहिए। ये मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी अपील करी थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम कब जो है वो लागू करने की बात की गई थी? 1980 में, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए वन संरक्षण अधिनियम।
लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी। लोक लेखा समिति में टोटल 21 मेंबर होते हैं, सॉरी 22 मेंबर होते हैं। 15 यहाँ पर लोकसभा से आते हैं, 7 यहाँ पर राज्यसभा से आते हैं। 1921 में इसका गठन हुआ था, सबसे पुरानी है, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी की खास बात यह है कि लोकसभा से इसके अंदर 30 के 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होता है। पब्लिक अंडरटेकिंग सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी सेम हिसाब है, 22 होते हैं, 15 और 7 का विभाजन होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 30 वाली एस्टिमेट्स कमेटी यहाँ पर सबसे बड़ी कमेटी कहलाएगी। अगला प्रश्न, एस्टिमेट कमेटी 1 साल। देखो जितनी भी कमिटीज है सबका जो टेन्योर होता है वो 1 साल होता है। मैं यहाँ पर एस्टिमेट की जगह मान लो लोक लेखा समिति भी लिख दूं, मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी लिख दूं, तब भी आंसर 1 साल ही रहेगा, कुछ अलग नहीं हो जाएगा। और इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल भी इलेक्ट नहीं हो सकते। अगला, स्टैंडिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पर वो लोकसभा राज्यसभा की किस रेशो के हिसाब से होते हैं? लोकसभा के 2 तो राज्यसभा का 1 के हिसाब से चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 22 थे तो 15 और 7 का है, तो यहाँ पर 15 जो है लोकसभा से राज्यसभा के साथ ऑलमोस्ट डबल वाला हिसाब हो गया, तो 2:1 में चलता है। पब्लिक अकाउंट्स रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट की जाती है? पब्लिक अकाउंट्स की जो रिपोर्ट है वो लोकसभा में सबमिट की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति 1921 में जो बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के द्वारा लोकसभा में बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं उनके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? उनके अध्यक्ष को, क्योंकि इसमें ज्यादा किसके लोग होते हैं? लोकसभा के होते हैं, तो उसके अध्यक्ष को मनोनीत करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर ऑफ लोकसभा की ही होती है। ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला, लोकसभा, इनको आपको मैच करना है। लोकसभा की कमेटी पेटिशन, स्टॉक मार्केट, डिपार्टमेंटल कमेटी, नाम आप हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। लोकसभा कमेटी फाइनेंशियल कमेटी वित्तीय समिति होती है। पार्टीशन पिटिशन जो है याचिका की जो समिति होती है वो एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी होती है। स्टॉक मार्केट के स्कैम की जुड़ी हुई अगर कभी भी कोई कमेटी आती है तो वो एक एडहॉक चलेगी, पिलग्रिमेज एडहॉक कहते हैं, तथर्थ बनाई गई थी। और डिपार्टमेंटल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी आपस में मेल खाती हैं। आंसर हो जाएगा इसका 3412। आप तसल्ली से इसको पढ़ लीजिए, आंसर मैंने आपको बता दिया है, 3412 के हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा। मेंबर ऑफ राज्यसभा किससे एसोसिएटेड नहीं हो सकते? ठीक है, अभी बताया था, एस्टिमेट कमेटी से तो हो ही नहीं सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 2 ओनली। प्राक्कलन समिति से तो है ही नहीं, क्योंकि 30 के 30 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा का तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। एस्टिमेट कमेटी के मेंबर सारे, प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्य से, सी का आंसर हो जाएगा। सब लोग पढ़ लो अच्छे से, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे कर रही हूँ ताकि आप सभी लोग इसको आराम, मतलब जो है आप फटाफट से वीडियो पॉज करो, आंसर करो और फिर मेरी आवाज सुनो, आंसर आपको पता चल जाएगा, उस हिसाब से आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगला पूछ रहा है फाइनेंशियल कमिटीज कौन सी है? वित्तीय समितियां इनमें से कौन कौन सी? तो देखो भाई सारी ही है, अभी इन तीनों के नाम आपको मैंने बताए हुए हैं और तीनों ही भारत की वित्तीय समितियों में काउंट की जाती है। तीनों इसका करेक्ट आंसर है, पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग। डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इनमें से किसके लिए जो है पार्लियामेंट की कमेटी को नहीं बनाया गया है? अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, पब्लिक सार्वजनिक उद्यमों के लिए बनाया गया है, गवर्नमेंट के आश्वासन आकलन के बारे में, सबके लिए कमेटी बनाई गई है, लेकिन कभी भी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई आज तक कमेटी नहीं बनाई गई। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के जो यहाँ पर घोटाले के बारे में बनाया गया था, उसमें एक्चुअली में क्या था, 20 मेंबर्स थे, जिसमें से 10 लोकसभा के थे, 10 राज्यसभा के थे, और लोकसभा के 20 मेंबर स्पीकर ने चूज किए थे, सभापति ने, और राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट ने चूज किए थे। उसका आंसर बी हो जाए। यहाँ पर पूछ रहा है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए ज्वाइंट कमेटी की जो यहाँ पर बनी थी उसमें चेयरमैन यहाँ पे कौन बने थे? वो थे AB वर्धन। याद कर लीजिएगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो केस हुआ था उसकी जांच करने के लिए AB वर्धन को बनाया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर था इसलिए पूछ लिया गया, अब आप पढ़ लोगे ठीक है, नहीं तो इतना भी जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कभी भी अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसको लिख करके देंगे? भाई उन्हीं को लिख के देंगे जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है, राष्ट्रपति ने। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी यहाँ पर जज होगा वो यहाँ पर किसको लिख के देंगे लेटर? प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के देंगे। रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की? 65 साल होती है, सभी लोग इस चीज को जानते होंगे। सैलरी क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की? कौन डिसाइड करता है? हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ पर पूरी डिसाइड करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होनी चाहिए, सबकी वही डिसाइड करती है वैसे तो। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो यहाँ पर कहाँ पे जाके एडवोकेट कर सकता है, वकालत कहाँ पे कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बाकी किसी न्यायालय में
नहीं कर सकते। एक्टिंग सीजे मतलब कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कभी कोई न्यायाधीश नहीं है तो एक्टिंग सीजे के रूप में यहाँ पर जो है वो कौन यहाँ पे कार्यरत हो सकते हैं, एक्टिंग सीजे। कौन अपॉइंट करेगा, वो भी राष्ट्रपति की ही जिम्मेदारी होती है एक्टिंग सीजे को अपॉइंट करने की। सभी लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना। आप लोग अभी देखो, आपसे जो है हर कैटेगरी से क्वेश्चन, पहले हमने प्रियम्बल से जुड़ा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जुड़े हुए किए, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हर टाइप के क्वेश्चन जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हर एक तरीके के सवालों को पूछा जा रहा है। ठीक है, कि भाई कौन सा यहाँ पर कौन होता है, कहाँ पे क्या चीज है, सीजे के बारे में, सीजेआई को कौन, सारा कुछ प्रीवियस ईयर है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर हमसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर समझ गए ना तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है उससे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है ना उससे आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं सभी लोग?